हेलो गाइज, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल JH एग्जाम प्लेक्स में। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं जूलॉजी माइनर का VBU सेमेस्टर थर्ड का जो आगे का टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स में। हमारा टॉपिक है लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। आज हम लोग उस पर बात करेंगे। इसके पहले हम लोग मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस किए थे। थोड़ा सा उसमें पोर्शन जो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो रह गया था उसको आज जोड़ते हुए उसके साथ जो है हम लोग उसको बताते हुए आज लिंकेज को करेंगे और क्रॉसिंग ओवर को भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका सेमेस्टर थर्ड का ये लेक्चर 9 में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स का लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में हम लोगों ने दो लॉ तो पहले देखा था, उसको आज कम्युनिकेट करते हुए बाकी तीसरे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो था उसको भी जोड़ेंगे, जिसके लिए मेंडल ने डाइहाइब्रिड क्रॉस किया था, यानी टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लिया था और उसके आधार पर उन्होंने फिनोटिपिक रेशियो 9:3:3:1 का बताया था। उसके लिए एक्सपेरिमेंट को किया था पी प्लांट पर डाइहाइब्रिड क्रॉस, और उसके पहले आप देखते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो जो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का जो 3 लॉ है, जिसमें हम लोगों ने देखा कि मेंडल ने 2 तरह के क्रॉस किए थे और उसके आधार पर उन्होंने साबित किया था, अपना लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को दिया था। और जो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस था वो हम लोग पहले भी जानते हैं, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ये मेंडल ने अपने लॉ को देने के लिए इसको करते हैं। उसके बाद में हम लोग लिंकेज पर आएंगे और क्रॉसिंग ओवर भी करेंगे। इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो था जो रिलेटेड टॉपिक है, तो इसके लिए उन्होंने 3 लॉ दिया था। ये था आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस, पहला लॉ जो था लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस बहुत ही सरल अंदाज में हम आपको बता रहे हैं, इसको आप समझिए, वीडियो में देखिए, उसको अंडरस्टैंड कीजिए, समझ लीजिए कि पहला लॉ था वो लॉ ऑफ डोमिनेंस था। उसके बाद जो दूसरा लॉ था वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसको प्यूरिटी ऑफ गैमिट्स भी कहते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसको हम लोग उस लॉ को प्यूरिटी ऑफ गैमिट्स भी कहते हैं। प्यूरिटी ऑफ गैमिट्स, इट इज ऑल्सो नॉन एज प्यूरिटी ऑफ गैमिट्स। ये जो 2 लॉ था मेंडल का, इसको देने के लिए, ये दोनों लॉ देने के लिए मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था। ये बहुत अपना क्लियर कॉन्सेप्ट रखिए। इसके लिए मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसके आधार पर मेंडल ने अपने दोनों लॉ को प्रूव किया था। और लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स को दिया था बाय द गिविंग द एक्सपेरिमेंट विद द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यानी सिंगल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लिया था, इसलिए वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था। सिंगल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर था इसमें, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सिंगल पेयर को लिया था, यानी हाइट ऑफ द पी प्लांट था। सिंगल पेयर ऑफ टॉलनेस और ड्वार्फनेस सिर्फ एक ही कैरेक्टर को लिया था। सिंगल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को उन्होंने चुना था, इसीलिए इसको हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। सिंगल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर था, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस से मेंडल ने अपने दोनों लॉ को प्रूव किया था, जिसमें आपका पहला लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। थर्ड लॉ जो उसका मेंडल का था, जिसको आज हम लोग जिक्र करते हुए आगे बढ़ेंगे, ये थर्ड लॉ था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ASSORTMENT। इसके लिए मेंडल ने डाइहाइब्रिड क्रॉस किया था। मेंडल ने इस
अपने लॉ को प्रूव करने के लिए डायहाइब्रिड क्रॉस किया था। डायहाइब्रिड क्रॉस का मतलब टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर था, टू पेयर्स। सिंगल पेयर होगा तो मोनोहाइब्रिड, टू पेयर्स होगा तो डायहाइब्रिड, टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर था। इसमें जो पहला पेयर था वो सीड कलर था, सीड कलर उसने लिया था, और दूसरा था सीड शेप। ये दो पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को मेंडल ने चुना था। सीड शेप जो है ये आपका जैसे सीड शेप राउंड और रिंकल था, राउंड था और कैसा था, रिंकल था, यानी गोल और झुर्रीदार, मतलब पूरा गोल नहीं था, चपटा टाइप का था। और सीड कलर था येलो एंड ग्रीन, येलो और ग्रीन लिया था सीड कलर। उसके आधार पर मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट को किया था। तो जो मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डायहाइब्रिड क्रॉस से, उसको हम लोग एक बार थोड़ा सा देखते हुए आपको निकलते हैं। होप आपको समझ में बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा। जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हाइट को लिया था, स्टेम हाइट। इसमें दोनों लॉ प्रूव हुआ था। इसको तो आप समझ ही रहे हैं। पेरेंटल क्रॉस में पी पेरेंटल था, इसमें दो था आपका टॉलनेस था, और ये आपका स्मॉल टीटी था। ये आपका टॉल था और ये आपका ड्वार्फ था। ये टॉल उसका फिनोटाइप था, फिनोटाइप पी पेरेंटल, और जीनोटाइप उसका क्या था, टीटी। क्योंकि मेंडल ने बताया था कि जो फैक्टर काम कर रहा, वो जीन के बारे में नहीं बोला था, फैक्टर के बारे में बोला था। तो जो जीनोटाइप था वो टॉलनेस के लिए डबल टीटी और ड्वार्फनेस के लिए टीटी। जब इसको क्रॉस कराया तो टी और टी मिला, ये 100% टॉल मिला, ये 100% टॉल मिला, जिसको आप बोलते हैं ऑल आर टॉल प्लांट, ऑल आर टॉल प्लांट्स। जिसके आधार पर मेंडल ने कहा कि टॉलनेस जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो ओनली डोमिनेंट कैरेक्टर सीन इन F1 जनरेशन। तो ये F1 जनरेशन में हमको सभी टॉल प्लांट मिला। उसके बाद मेंडल ने क्या किया, यहां पर इसको समझ लीजिए, फिर स्लाइड चेंज करेगा तो आपको दिक्कत होगा। इसमें क्या किया कि फिर मेंडल ने फिर इनको पेरेंटल क्रॉस फिर कराया, मतलब वो तो सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट था, तो फिर दूसरी पीढ़ी में ले गया। तो जो दूसरी पीढ़ी में ले गया, जिससे आपका मिलता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी कि प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स वाला जो, उसके लिए उसने क्या किया कि फिर जो है आपका ये टॉल और ये भी टॉल है, ये टीटी और ये टीटी दोनों को क्रॉस कराया। तो उसको क्या मिला, अगर ये आपको नहीं समझ में आया होगा तो हम इसको बहुत इजी वे में आपको बताते हैं, आप इसको समझ लीजिएगा। इसमें उसको 3 टॉल मिला था और एक उसको ड्वार्फ मिला था। ये 3:1 का रेशियो था। ये बाहर से दिख रहा था, बाहर से ये टॉल था, ये ड्वार्फ था। इसको फिनोटाइप रेशियो आप बोलते हैं, फिनोटाइप रेशियो। ये F2 जनरेशन है। F2 जनरेशन में 3 टॉल और एक ड्वार्फ मिला था। जीनोटाइप अगर आप बात कीजिए तो इसका जीनोटाइप रेशियो जो है वो एक ये था,
फिर ये दोनों एक जैसा टी कैपिटल टी स्मॉल टी था तो इसको 2 लिखा, और ये स्मॉल टी बिल्कुल अलग है तो इसको ये ऐसे लिखा। तो जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 F2 जनरेशन में प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स कैरेक्टर जो था वो तो सेग्रीगेट हो गया, अलग हो गया। ड्वार्फ भी दिखा आपको और आपको टॉलनेस तो था ही, और दे वेल सेपरेटेड इन F2 जनरेशन। तो मेंडल ने कहा कि डोमिनेंट कैरेक्टर तो F1 जनरेशन में भी था भाई साहब, लेकिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द डोमिनेंट कैरेक्टर द रेसेसिव कैरेक्टर दैट इज ड्वार्फनेस डज नॉट रिफ्लेक्ट, इट डज नॉट शो इट्स प्रेजेंस ड्यू टू डोमिनेंसी। डोमिनेंट कैरेक्टर वहां पर हावी हो गया, इसलिए जो छोटा कैरेक्टर था, जो ड्वार्फनेस था, वो छिप गया, लेकिन दूसरी पीढ़ी में अलग हो गया। जब F2 जनरेशन आया तो ड्वार्फ भी दिखा, और इसके आधार पर उन्होंने प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स का लॉ दिया, ये सेग्रीगेट हो गया। इसको आप समझ सकते हैं, जैसे यहां पर अगर आप गैमेट्स बनाएंगे तो ये एक गैमेट्स बना है टीटी, एक गैमेट्स बना है टीटी, इससे जो है आप क्रॉस पुनेट स्क्वायर इसको हम लोग बोलते हैं, इसको आप आसानी से बना सकते हैं और इसको आप समझ भी सकते हैं बहुत ही इजी वे में। इसको हम लोग मेल फीमेल का क्रॉसिंग बनाते हैं, ये फीमेल के लिए, ये मेल के लिए। मेल के लिए ऐसे लिखते हैं, ये मेल का, और ये फीमेल कैरेक्टर ऐसे लिखते हैं। तो दोनों को क्रॉस कराया गया तो एक टी यहाँ है, एक टी यहाँ है। फिर इसी तरह से जो है आप एक टी यहाँ कैपिटल टी, एक स्मॉल टी यहाँ मिलाइए, और इन दोनों को आप बनाइएगा तो इसको इसके साथ मिलाइएगा तो ये कैपिटल टी बनेगा। फिर ये कैपिटल टी स्मॉल टी से क्रॉस कीजिएगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। फिर ये स्मॉल टी और कैपिटल टी को लिखिएगा तो चूंकि कैपिटल पहले आता है उसको हम लोग प्रभावी मानते हैं, तो ये टी ऐसे नहीं लिखते, ऐसे नहीं लिखना, कैपिटल टी से पहले स्मॉल टी और कैपिटल टी नहीं लिखना, इसको उलट करके तो हम लोग कैपिटल टी स्मॉल टी ही लिखते हैं। और फिर ये स्मॉल टी को आप कैलकुलेट करेंगे तो ये स्मॉल टी बनेगा। तो इस तरह से आपको ये भी टॉल, ये भी टॉल, ये भी टॉल, और एक ये ड्वार्फ मिलेगा, जो कि मेंडल ने F2 जनरेशन में अपना क्रॉसिंग ओवर करा करके इसको प्रूव किया था। तो ये होप हमको लग रहा है कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो है मेंडल ने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था, वो मेन हम लोग आते हैं, जो छूट गया था उसको हम लोग करते हुए फिर लिंकेज पर पहुंच जाएंगे। जो आपका जो लास्ट टॉपिक था वो मतलब जो थर्ड लॉ था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसके लिए मेंडल ने अपना डायहाइब्रिड क्रॉस को किया था। डायहाइब्रिड क्रॉस यानी 2 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लिया था, सीड शेप और सीड कलर, जो जिसमें आपको ग्रीन था और एक येलो कलर था, येलो और ग्रीन का कलर कॉम्बिनेशन था, जिसमें मेंडल ने कहा कि नहीं, येलो की संख्या ज्यादा, येलो डोमिनेंट है, ग्रीन रिसेसिव है। और फिर राउंड बहुत ज्यादा दिखा था, 9 कैरेक्टर उसको राउंड येलो दिखा था, तो राउंड और येलो था। राउंड जो सीड का शेप था वो डोमिनेंट था, और सीड का कलर जो येलो है वो डोमिनेंट था। जो ग्रीन सीड कलर था वो रिसेसिव था, और जो रिंकल कलर था वो भी रिसेसिव था। तो उसके आधार पर उन्होंने क्रॉसिंग ओवर किया था, जिससे हम लोग को मिला था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमारा क्या कहता है, इसको देखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमारे स्लाइड में अभी आया है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में मेंडल स्टडीड सेग्रीगेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ 2 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स एट ए टाइम, यानी एक साथ 2 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लिया था, क्योंकि मेंडल को 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर आप जानते हैं कि पी प्लांट में मिला था, इसीलिए उसको स्टडी भी करने के लिए चुना था। तो उसमें 2 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लिया। ये डायहाइब्रिड क्रॉस से हमको ये मिलेगा, ये डायहाइब्रिड क्रॉस उसके लिए उन्होंने किया था, इस लॉ को अपना देने के लिए, जो थर्ड लॉ था डायहाइब्रिड क्रॉस। इसमें ही क्रॉस्ड राउंड एंड येलो सीड्स, एक सीड का जो है शेप लिया, विथ प्लांट्स हैविंग रिंकल एंड ग्रीन सीड्स, रिंकल और ग्रीन सीड्स को लिया, राउंड एंड येलो को चुना। F1 प्रोजेनी वेयर ऑल राउंड एंड येलो, येलो राउंड मिला था, दैट इज पैरेंटल कॉम्बिनेशन, बट इन F2 4 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन उसको मिला था, वेयर ऑब्जर्व 2 वेयर सिमिलर टू पेरेंट्स P1 while 2 वेयर न्यू। कुछ 2 नया कैरेक्टर भी आया था, और 2 तो सिमिलर, पेरेंट्स का जो पैरेंटल तो F1 जनरेशन में था, P1 था पैरेंटल, उसके जैसा ही था। अब इसको कैसे वो किया, इसको जरा आप समझ लीजिए। जो एक्सपेरिमेंट, ये थोड़ा हार्ड लगता है, बट हम बहुत इजी वे में आपको बताएंगे गैमेट फॉर्मेशन का,
जिसके कारण आप इसको एकदम चुटकी बजा करके ऐसे जो है पुनेट स्क्वायर जो 16 कैरेक्टर का जो 16 कैरेक्टर यहाँ बना है, इसको आप लिख लीजिएगा। आप बहुत जगह से समझने का प्रयास किए होंगे, लेकिन यहाँ पर आप हम बताएंगे तो उसको आप बहुत ईजी होगा। इसीलिए इस वीडियो में भी हम इसको जोड़े हैं। पिछले वीडियो में नहीं कर पाए थे तो आपका ये पोर्शन छूट गया था। इसको आज करते हुए हम लोग फिर लिंकेज में आते हैं। इसके बाद ये देखिए, इसको उन्होंने मेंडल ने एक्सपेरिमेंटली कैसे प्रूव किया, डायहाइब्रिड क्रॉस लिया, तो ये आप समझिए। अब इसको हम लोग अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं। पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को भी आप मिला करके ले सकते हैं जैसे, और अलग अलग भी करके आप रिजल्ट आपको वही आना है। तो आप यहां से समझिए इसको हम लोग, जैसे कहीं आप किताब में देखोगे तो RRYY पहले लिख देता है और फिर RRYY बाद में हो जाता है, तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लिखना तो वही है, चलेगा वही आपका। तो यहां पर जो भी दिया उसके आधार पर हम लोग समझ लेते हैं। इसको आगे करके फिर देखते हैं। यहां पर ये डायग्राम है आपका, इसको देखिए। सबसे पहले इसको यहां पर हम इसके आधार पर आपको थोड़ा इसको इजी वे में भी लगाएंगे, इसको इजी वे में भी समझिए। सबसे पहले मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो तो चूंकि 2 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लिया था, तो येलो और राउंड यहां लिया था, को मिक्स किया। येलो क्या था, सीड का कलर था, और राउंड क्या था, सीड का शेप था। तो 2 कैरेक्टर मिल गया तो डायहाइब्रिड हो गया। तो यहां पर मेंडल ने सबसे पहले लिया, ये आपको बाहर से जो दिखता था ये फिनोटाइप है। हमने पहले भी कहा कि जो कैरेक्टर बाहर से विजिबल है वो फिनोटाइप है। फिनोटाइप में ये क्या है, ये यहां मेल लिखे हैं आप, और ये यहां फीमेल लिखे हैं, हम फीमेल लिखे हैं। इसमें फिनोटाइप में ये था येलो राउंड, बाहर से ये येलो था और राउंड था, और इधर ये ग्रीन और रिंकल्ड था, ग्रीन रिंकल्ड, WRINKLED है, रिंकल्ड। इसमें इसके लिए उन्होंने जीनोटाइप क्या लिखा था, बहुत क्लियर वे में आप समझिए, अलग एक एक करके तोड़ रहे हैं। जीनोटाइप क्योंकि येलो और राउंड डोमिनेंट था, तो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट कहा था कि जो कैरेक्टर डोमिनेंट है उसको कैपिटल लेटर से आप दर्शाइए। तो कैपिटल लेटर से हम लोग दर्शा रहे हैं। तो येलो के लिए आपने लिया WY कैपिटल, और राउंड के लिए आपने लिया कैपिटल R कैपिटल R। ये जीनोटाइप बना है इसका। उसके बाद जो है ये पेरेंट्स था, पेरेंट्स है, यहां लिखा हुआ है वही चीज यहां हम लिख रहे हैं। ग्रीन स्मॉल था, तो ग्रीन का जो कंपैरेटिव येलो और ग्रीन था, तो येलो इसके लिए स्मॉल y, और रिंकल्ड मेरा छोटा था कैरेक्टर, तो बोला कि छोटा कैरेक्टर को आप जो रिसेसिव है उसको स्मॉल लेटर से दिखलाइए। तो रिंकल्ड को फिर ले लिए स्मॉल r, इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया, ये जीनोटाइप बन गया। अब जब क्रॉस कराया गया तो गैमिट ऑफ पेरेंट्स क्या बना, गैमिट तो बनेगा ना भाई, जो कि रिप्रोडक्शन में भाग लेगा। तो गैमिट्स ऑफ पेरेंट्स ये क्या बना, ये देखिए। अब इसका एक गैमिट जो है, एक Y बना, एक R बना, इसको इससे मिला दिए, इसको इससे मिला दिए, एक और बना Y और R बना, ये 2 गैमिट बना। ये पॉलन है, मतलब मेल पार्ट है। ये एग है यानी ओवा है, ये फीमेल पार्ट है। पी प्लांट का भी आएगा। तो इसका गैमेट क्या बना, Y और R बना। फिर एक गैमेट इसका और बन गया Y और R, ये स्मॉल बन गया। तो 2 गैमेट यहां बना हमको YR YR ये बन गया। अब जब इन दोनों को क्रॉस कराया गया तो इस Y और इस Y को मिलाया गया, तो Y इस कैपिटल और स्मॉल को मिलेगा, तो Y स्मॉल कैपिटल स्मॉल Y मिलेगा। फिर इस R और इस R को मिलाया,
तो आर आर मेरा। ऐसे आपको एक नहीं, देखिए ये वाई, फिर इस वाई से मिला, फिर ये वाई, फिर आगे वाई से मिलेगा, तो 4 बनेगा इससे अगर आप देखिएगा तो एक तो वाई वाई आर आर बन गया, ऐसा वाई वाई आर आर वाई वाई आर आर वाई वाई आर आर 4 बनेगा। चारों को अलग अलग निकालिएगा तो, क्योंकि 4 को यहां है 4 को यहां है, तो चारों मिलेगा आपस में। आर भी मिलेगा स्मॉल आर के साथ, फिर आर मिलेगा फिर स्मॉल आर के साथ, 2 बार हुआ। फिर एक वाई मिला एक कैपिटल वाई के साथ, एक स्मॉल वाई मिला है कैपिटल वाई के साथ, तो 2 बार वो मिल रहा है, 2 बार वो मिल रहा है, तो 4 बार आपका बनेगा। यानी पहली पीढ़ी में सारे वाई तो डोमिनेंट था, तो ये आपको बन गया ऑल येलो राउंड। वाई मेरा डोमिनेंट था, तो ये वाई कैपिटल वाई डोमिनेट कर रहा था, तो येलो हो गया। और आर जो था वो राउंड को दर्शा रहा है, तो ऑल येलो राउंड मिला इन F1 जनरेशन। ये मेंडल ने शो किया। अब क्या करता है ये देखिए कि F1 गैमेट्स को बनाया और इसको फिर दोबारा से क्रॉस कराया, यानी F2 जनरेशन में हम ले गए। तो F2 जनरेशन में हम इसको क्रॉस कराए। इसको जरा आप, ये तो आप गोल मटोल लिखा हुआ आप समझ नहीं पाएंगे, बट होता तो ऐसे ही है। इसको हम लोग एक अलग स्लाइड में आपको बताते हैं। ये तो आप समझ गए होंगे कि सिंपल वाई आर को मिलाया, आर आर को मिलाया, वाई को मिलाया, आर आर को मिलाया, बन गया। अब इसको लिए आप समझिए पहले, अब फिर क्या हुआ। अब ये क्या कर रहा है कि दूसरी पीढ़ी में ये डायरेक्ट हम लिखते हैं, इसमें आर आर जो यहां से हम लोग को मिला था उसको लाइए, ये मिला, देखिए ये वाई वाई आर आर मिला है, वाई वाई आर आर मिला है। तो वाई वाई आर आर को फिर दोबारा क्रॉस कराया, तो वाई वाई आर आर को लेते हैं, वाई वाई आर आर, समझ गए, ये मेल है। इसको फिर क्रॉस कराया किससे, फीमेल से। फीमेल का भी गैमिट होगा, फीमेल गैमिट, तो ये भी वाई वाई था और ये आर आर था। ये F1 जनरेशन वाला अब गया F2 जनरेशन के लिए, तो ये तो जीनोटाइप हो गया। और अगर आप यहां पर लिखते हैं तो ये राउंड बाहर से, तो ये राउंड येलो था, येलो राउंड था। थोड़ा उल्टा लिखना पड़ेगा इसमें, क्योंकि इसमें वाई पहले है, तो वाई पहले है तो आप, और आर बाद में है, तो आप लिखिए येलो, जो फिनोटाइप दिखता था, और आर के लिए राउंड था, ऑल आर येलो राउंड मिला था F1 जनरेशन में। ये इसका फिनोटाइप था। बहुत आसान है, आप बना लीजिए आराम से फिनोटाइप। फिर ये भी फिनोटाइप में यही येलो ही राउंड था, येलो राउंड था ये भी। इसमें आपका जीनोटाइप इसका ये बना है, जीनोटाइप P1, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इससे गैमेट हम लोग बनाएंगे, गैमेट्स। तो गैमेट्स क्या क्या बनेगा ये समझिए। देखिए अगर आपको याद हो तो ये जो पी प्लांट था ये सेल्फ पॉलिनेटेड था, तो यहां गैमेट आपको बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है यहीं पर समझिए, खेल जो है वो यही है। अगर यहां आप समझ गए तो आपका ये बनने में कोई देरी नहीं लगेगा। इसको क्या करना है आप समझिए, इधर हमको नहीं जाना है, इसको इसके साथ क्रॉस नहीं करना है। इसमें कीजिएगा तो फिर भूल भुलैया में फंस जाइएगा, उसमें आपको बिल्कुल नहीं जाना। आपको इसी में से गैमेट बना देना है। ये मेल है, ये मेल है, मेल, मेल को ऐसे एरो से करके लिखते हैं, तो इसका जो गैमेट बनेगा वो मेल गैमेट बनेगा। ये क्या है, ये आपका फीमेल है, फीमेल।
इसका जो गैमेट बनेगा वो फीमेल गैमेट बनेगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, गैमेट देखिए कैसे बनेगा। इसके लिए आपको करना क्या है, इस Y को इसके साथ मिलाना है, मिला दीजिए। तो ये बन गया YR, YR। फिर एक गैमेट ये Y, फिर ये Y फिर इस R से भी आएगा, आएगा ना जी। तो ये बनेगा Y स्मॉल r। फिर अगली बारी है इस Y का इस R से, तो ये बनेगा स्मॉल y कैपिटल R। और इस Y का बारी है इस R से, स्मॉल r से, तो ये बनेगा स्मॉल r। अगर आपको यहां भी समझने में दिक्कत आ रहा है तो एक मैथमेटिक्स में हम लोग क्रॉस करते हैं, क्रॉसिंग करके बनाते हैं, उसके आधार पर आप समझिए। इस Y को आप बाहर निकालिए, इसके बाद इस Y, इस R और इस R से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको आप, ये सॉरी ये कैपिटल है भाई, थोड़ा स्मॉल हो गया है, इसको हटाइए। ये कैपिटल वाला जो Y था इसको हम बाहर निकाले, और 3 गो था इसको यहां मल्टीप्लाई करने बोल रहे हैं, मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये कैपिटल Y। अब कैपिटल Y जो है मेरा स्मॉल y से मल्टीप्लाई हुआ, ये कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल Y ये आ गया YR, 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 ये यहां पर है देखिए। एक कैपिटल Y कैपिटल R, अगर आप यहां गौर से देखे होंगे तो यहां भी वही है, ये इससे मिल गया, मिल गया। फिर ये Y स्मॉल r से मिला, मिला ना जी। अरे ऐसे समझिए भाई, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r। तो सबसे पहले ये Y मिला इस R से, तो ये वाला गैमेट आपका बना YR। फिर अगली बारी है ये जो आपका कैपिटल Y है, ये इस स्मॉल r से मिला, तो ये आपका गैमेट बन गया Y स्मॉल r। ये इससे क्रॉस होगा ना भाई, एक बार ये इससे क्रॉस होगा, एक बार ये इससे क्रॉस होगा। फिर अब अगली बारी है इस Y का स्मॉल r के साथ, तो ये Y स्मॉल और कैपिटल R बन गया, जो ये वाला बना आपका। उसके बाद ये स्मॉल y इस स्मॉल r से मिला, तो ये स्मॉल y स्मॉल r बना। फिर इसी तरह इधर भी बनेगा, समझ गया। तो आते हैं उस पर हम लोग। ये आपका बन गया, इसी तरह इसमें भी बन गया आपका 4 गैमेट, यहां भी बना लीजिए 4 गैमेट। ये YR 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 ये बन गया, इधर भी बनेगा। ये मेल का बना है ना, सॉरी ये मेल का बना है। फिर फीमेल का भी बनेगा YR स्मॉल y कैपिटल R, ये बनेगा। और एक स्मॉल y स्मॉल r बनेगा। फिर इसको आप ले आइए पुनेट स्क्वायर में। पुनेट स्क्वायर में कैसे लाएंगे, तो क्या क्या गैमेट है हमारा, देखिए। ये गैमेट है हमारा कैपिटल Y स्मॉल r, ये। उसके बाद जो है हमारा फिर एक
यहां देख रहे हैं कैपिटल वाई स्मॉल आर और वाई आर वाई आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, फिर स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। इसके साथ मिलाए हैं वही कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर और वाई और कैपिटल वाई मैंने स्मॉल वाई स्मॉल आर। ये ऐसे ही था। इसके साथ मिलाए थे। अब जो आपका ये पुनेट स्क्वायर जो बनेगा, इसमें करना कुछ नहीं है। 16 आपको लेना है, ये एक पहले ऐसे बनाइए, एक ये बन गया, दूसरा ये बन गया, तीसरा ये बन गया, चौथा में यहां आ जाएगा। इसमें ये आप जैसे हमने एक बॉक्स बनाया था, ये मेल को क्रॉस किए फीमेल के साथ। अब ये जो 4 गो गैमेट मेरा बना है, इसको आप लिख दीजिए। चार गैमेट में मेरा क्या क्या था, इसी को दोबारा लिखना चाहिए। मेल का इधर लिखाएगा, फिर फीमेल का उधर लिखेगा। मेल फीमेल आप अलग अलग लिखेंगे। तो इसमें आप लिखिए, पहला गैमेट था वाई और कैपिटल आर, यहां भी था वाई और कैपिटल आर, ये मेल का, ये फीमेल का। ये कैपिटल वाई स्मॉल आर, ये मेल का, तो ये कैपिटल वाई स्मॉल आर फीमेल का। फिर ये स्मॉल वाई कैपिटल आर मेल का, फिर ये स्मॉल वाई कैपिटल आर फीमेल का, फिर ये स्मॉल वाई स्मॉल आर फीमेल का, और उसी तरह स्मॉल वाई स्मॉल आर मेल का। अब मेल फीमेल दोनों को क्रॉस कराइए, इसको इससे क्रॉस कराइए, तो वाई आर वाई वाई आर आर बन गया ये। फिर ये बन गया वाई कैपिटल कैपिटल आर स्मॉल आर, ये बन गया। फिर आपका ये वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर ये बन गया। फिर आपका यहां पर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, वाई वाई आर आर, पेरेंटल जैसा। फिर आपका ये दोनों क्रॉस होगा, तो सॉरी ये यहां ऊपर क्रॉस होगा, ऊपर ये सब कैपिटल था इसमें। फिर ये और ये दोनों है, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर ये दोनों कैपिटल वाई स्मॉल आर इसमें आ गया। फिर ये दोनों कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर ये और ये कैपिटल वाई स्मॉल आर, ये बन गया। इसके बाद आइए वाई और आर है, स्मॉल वाई है, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी हो गया। फिर इसमें आपका आ गया वाई और वाई, स्मॉल वाई है दोनों, एक स्मॉल वाई यहां है, एक स्मॉल वाई यहां है, दो कैपिटल आर यहां बन गया। फिर इसके बाद जो है एक कैपिटल वाई, एक मतलब एक स्मॉल वाई, तो ये स्मॉल वाई बन गया, और एक कैपिटल आर बन गया और एक स्मॉल आर बन गया। अब इसमें आइए, ये वाला और ये वाला, एक कैपिटल वाई है, एक स्मॉल वाई है, एक कैपिटल आर है, एक स्मॉल आर है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर, ये हो गया। उसके बाद आइए फिर यहां स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर,
ये बन गया। इसके बाद जो है आपका ये कैरेक्टरिस्टिक में यहां पर तो दोनों स्मॉल वाई है और दोनों स्मॉल आर लास्ट लास्ट में बन गया। अब इसको हम लोग लिखेंगे क्या, ये तो जीनोटाइप बना, ये दिखता कैसे से, कैपिटल वाई येलो था और कैपिटल आर रेड था, तो येलो रेड था। ये हम करते हैं वाई और आर लिख देंगे, येलो रेड आप समझिएगा। ये भी कैपिटल वाई डोमिनेंट था तो ये येलो और रेड था। फिर ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई है तो कैपिटल वाई डोमिनेंट है तो ये भी येलो था और आर के कारण तो ये रेड होगा, येलो रेड। ये भी आपका येलो और रेड था, तो चार कैरेक्टर तो पेरेंटल पूरा येलो रेड मिल गया। ये कैपिटल वाई और कैपिटल आर ये भी येलो रेड है। फिर यहां कैपिटल वाई है दो गो, तो ये तो येलो होगा, लेकिन स्मॉल आर क्या है, रिंकल्ड है, तो ये येलो रिंकल्ड है। फिर ये आपका वाई वाई है, तो ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई है इसका। तो इसके लिए अगर आप देखेंगे तो ये भी येलो है और ये राउंड है, येलो आर, ये येलो है और ये रिंकल्ड है, येलो रिंकल्ड स्मॉल आर होने के कारण। अब ये राउंड येलो है, माने येलो राउंड है, वाई कैपिटल आर कैपिटल, ये भी वाई कैपिटल आर कैपिटल येलो राउंड। ये स्मॉल वाई है, स्मॉल वाई मतलब ग्रीन, और ये कैसा है, राउंड है, ये भी ग्रीन है स्मॉल वाई होने के कारण, और ये आर कैपिटल होने के कारण राउंड हो गया। फिर इसी तरह से जो है आपका ये कैपिटल वाई होने के कारण येलो है और कैपिटल आर होने के कारण येलो राउंड है। ये आपका येलो है, लेकिन स्मॉल आर होने के कारण ये रिंकल्ड है, येलो रिंकल्ड। तीन मिला, येलो रिंकल्ड, येलो रिंकल्ड एक यहां, येलो रिंकल्ड एक यहां और येलो रिंकल्ड एक यहां, तीन मिला। ग्रीन राउंड आपका ये मिलेगा, एक मिल गया यहां, एक मिल गया यहां, एक और यहां मिल गया, ये ग्रीन और आर कैपिटल होने के कारण ये राउंड मिल गया, तो ग्रीन राउंड भी आपको तीन मिल गया। और ये रिंकल्ड ग्रीन एक मिल गया, ये रिंकल्ड ग्रीन है जो आपको वहां डायग्राम में हम लोग दिखलाए। ये इसमें इसमें भी वही है, देखिए येलो राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो राउंड शुरू के पूरा था, चार येलो राउंड, ये पांच येलो राउंड, ये छह येलो राउंड, ये सात येलो राउंड, ये आठ येलो राउंड, ये नौ येलो राउंड मिला। इसके बाद येलो रिंकल यहां है, येलो रिंकल एक यहां है आपका, और येलो रिंकल एक यहां है। ग्रीन और राउंड एक यहां एक यहां एक यहां था हमारे में भी, और ग्रीन रिंकल एक लास्ट में बना है। तो इस तरह से मेंडल को जो है 9:3:3:1 का रेशियो मिला था, जिसके आधार पर मेंडल ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को प्रूव किया था। और जेनेटिकली मेंडल्स डायहाइब्रिड क्रॉसेस बिटवीन pea plants having yellow round seeds and green wrinkled seeds are for round seed था, small r wrinkled seed था, y yellow seed था और small y green seed था। इसके आधार पर राउंड येलो उनको 9 मिला था। फिर राउंड ग्रीन जो है उनको नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन 3 मिला था, रिंकल्ड येलो भी 3 मिला था, और लास्ट में एक रिंकल्ड ग्रीन मिला था 1 पेरेंटल कॉम्बिनेशन, जिसके आधार पर फिनोटिपिक रेशियो था 9:3:3:1 का रेशियो ये था, जिसको मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर प्रूव किया। तो ये देखिए, ये जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो जो है 9:3:1 है। ये यहां पर आप देख रहे हैं 9:3:1, और येलो राउंड सीड टेक्सचर राउंड रिंकल, इसमें आपका जीनोटिपिक रेशियो 1:2:2:4:1:2:1:2:1 है। ये जीनोटिपिक है। फ्रॉम दिस रिजल्ट मेंडल पोस्टुलेटेड, मेंडल ने क्या पोस्टुलेट किया, when the inheritance of more in one pair of characters is studied simultaneously, the factors or
the factors of genes for each pair of characters sort out independently of the other, ये independently existent करता है as shown yellow seed color and green seed color in the ratio 3:1 and so do round and wrinkled seed भी दिखलाता है, जो कि round and wrinkled भी 1 है. This indicates that each of the two pairs of alternative character, that is seed shape and seed color, is inherited independently of each other. तो ऐसा नहीं था तो wrinkled green हमको नहीं मिलता या हमको राउंड wrinkled नहीं मिलता. तो इस तरह से सारे कैरेक्टर को इंडिपेंडेंटली उसने शो किया. और मेंडल का सक्सेस होने के पीछे रीजन भी यही था कि मेंडल कुछ खास कारण था पी प्लांट को चुन करके. मेंडल सिलेक्टेड ओनली प्योर ब्रीडिंग वेराइटीज ऑफ पी लिया था. He studied only those traits which do not show any genes to gene interaction. मतलब किसी में कोई विभेद वाला कैरेक्टर को नहीं लिया था. He took 1 or 2 characters at a time. P is ideal plant for cross breeding manually. P ideal plant था. He kept a complete accurate record of his breeding experiment को accurate result रखा था, क्योंकि जो जब बार भी एक्सपेरिमेंट करता था रिजल्ट अपना वो accurate रखा. He used statistical methods and law of probability for analyzing his result. Law of probability संभावना क्या बन सकता है उसके आधार पर उन्होंने इमेजिन किया. He was lucky in selecting those traits genes of which were located on different chromosomes. जो अलग अलग क्रोमोसोम्स पर था तो क्रॉसिंग ओवर हो गया और उसने इंडिपेंडेंटली जो है दिखलाया जो नॉन लिंक्ड जीन्स के लिए कैसे हम लोग अभी एबीसी से रिलेटेड अभी हम लोग आ रहे हैं लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर. तो लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर जो आपका है उस पर हम लोग बात करते हैं कि लिंकेज क्या है, व्हाट इज लिंकेज. और इसको थोड़ा बहुत ही सरल अंदाज में हम लोग समझ लेते हैं कि लिंकेज क्या है. चलिए, तो इसमें जो है आपका लिंकेज का इसी में जिक्र है. इसमें लिंकेज को देखिए डिफाइन किया गया है. क्योंकि मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें भी अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होता तो कैरेक्टर जो है डिफरेंट क्रोमोसोम्स पर पास हुआ था, बिकॉज यू आर लकी दैट कैरेक्टर वेयर लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स. तो उससे लिंकेज ये था. अभी लिंकेज जो क्या है वो पहले समझिए. द टेंडेंसी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ जीन, द टेंडेंसी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ जीन टुगेदर एंड टू रिटेन दियर पैरेंटल कॉम्बिनेशन इवन इन द ऑफस्प्रिंग इज नॉन एज लिंकेज. यानी एक ही पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर जो कैरेक्टर प्रेजेंट है, अगर वही कैरेक्टर ऑफ जीन जो है अगर पीढ़ी दर पीढ़ी पास आउट होता है तो उसी को हम लोग लिंकेज कहते हैं. इसमें क्रॉसिंग ओवर होने की कोई संभावना नहीं है. नॉन लिंक्ड जीन का अलग हम लोग देखेंगे और लिंक्ड जीन अलग देखेंगे कैसे ये हम लोग समझ रहे हैं, इसको अभी करेंगे. मतलब यहां तो आपको डिफाइन कर लिया कि द टेंडेंसी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ जीन, मतलब वो पीढ़ी दर पीढ़ी पास हो रहा है टुगेदर एंड टू रिटेन देयर पैरेंटल कॉम्बिनेशन इवन इन द ऑफस्प्रिंग इज नॉन एज लिंकेज. अगर ऑफस्प्रिंग बनेगा भी तो पैरेंटल कॉम्बिनेशन को बनाए रखेगा और पीढ़ी दर पीढ़ी वही कैरेक्टर जो है वो माता पिता से संतान पर जाएगा. सेम क्रोमोसोम का पास आउट होना, सेम क्रोमोसोम पर लोकेट होना, ये लिंकेज है. उसके बाद जो है आपका लिंकेज को फिर डिफाइन किया गया. थोड़ा सा लिंक कैरेक्टर को यहां और समझ लीजिए. द जीन्स लोकेटेड इन द सेम क्रोमोसोम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर लिंकेज को आप समझना चाहते हैं. अभी एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन में हम आपको बताएंगे कि क्रोमोसोम के अलग अलग क्रोमोसोम पर भी जीन्स हो सकता है, एक ही क्रोमोसोम के ऊपर भी जीन हो सकता है. अब जीन जो है आपका कितनी दूरी पर अरेंज है, मान लीजिए एक के बाद एक बहुत क्लोज है, तो वो जीन जो है आपका अलग तरह का होगा और एक दूरी अलग हो जाएगी तो उसका अलग तरह का जीन होगा. दोनों का स्ट्रेंथ भी अलग अलग हो जाएगा. अब इसके आधार पर समझिए कि द जीन्स लोकेटेड इन द सेम क्रोमोसोम्स एंड बीइंग इनहेरिटेड, वही एक ही क्रोमोसोम पर लोकेट किया हुआ जीन अगर वो ट्रांसफर होता है टुगेदर आर नॉन एज लिंक्ड जीन्स एंड द कैरेक्टर कंट्रोल्ड बाय देम आर लिंक्ड कैरेक्टर्स एंड दैट इज कॉल्ड लिंकेज. वही तो लिंकेज है. बहुत आसान है, आप दूसरे जगह पे गोल गोल मत घूमिए. इसको कहता है कि एक ही क्रोमोसोम पर पाए जाने वाला कैरेक्टर जो है वो लिंक्ड कैरेक्टर है और वही कैरेक्टर जो है जो जीन कंट्रोल करता है उसको लिंक्ड जीन कहते हैं और वही लिंकेज है एंड दैट इज पासेस फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग. तो जो सेम क्रोमोसोम पर हमारा जीन है
वो अगर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पास करता है तो उसको लिंकेज कहते हैं, और वैसे क्रोमोजोम को हम लोग लिंक्ड क्रोमोजोम कहते हैं, और उसके कारण जो कैरेक्टर दिखता है उसको लिंक्ड कैरेक्टर कहते हैं। बहुत सिंपल, समझ गए। अब आ गया ऑल दोज जीन्स विच आर लोकेटेड ऑन ए सिंगल क्रोमोजोम कंस्टिट्यूट अ लिंकेज ग्रुप। एक सिंगल क्रोमोजोम पर, अगर मान लीजिए ये मेरा क्रोमोजोम है, अगर इस क्रोमोजोम पर ये जीन अगर लोकेटेड है तो इसको हम लोग लिंकेज ग्रुप कहते हैं। ऑल दो जीन्स विच आर लोकेटेड ऑन ए सिंगल क्रोमोजोम कंस्टिट्यूट ए लिंकेज ग्रुप। अब इसका कुछ हिस्टोरिकल व्यू है, बहुत सारा थ्योरीज आया जिन्होंने इसको प्रमाणित करने का प्रयास किया। अब इसको देखते हैं। इसमें जो आपका सबसे पहले जिन्होंने लिंकेज को समझने का प्रयास किया था, उसमें पहला नाम आता है हिस्टोरिकल रिव्यू में सटन्स हाइपोथेसिस। इन्होंने क्या कहा, तो इनका ये जो है, इन 1903 सटन सजेस्टेड दैट ईच क्रोमोजोम बियर्स मोर देन वन जीन्स एंड ऑल द जीन्स सिचुएटेड इन वन क्रोमोजोम आर इनहेरिटेड टुगेदर इन द ऑफस्प्रिंग। मतलब ये कहता क्या है कि सटन 1903 में सजेस्ट किया कि एक प्रत्येक क्रोमोजोम है एक से ज्यादा जीन रखता है, मोर देन वन जीन्स है, होगा ही, क्योंकि आप नंबर ऑफ क्रोमोजोम जितना आपके पास है, जैसे 23 क्रोमोजोम है, एक जोड़ा इधर मान लीजिए, और 23 क्रोमोजोम इतना ही इधर है, तो इतना ही जीन इस पर होगा, कोई जरूरी थोड़े है। तो लाखों जीन हो सकता है हमारे पास। तो नंबर ऑफ जीन्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोजोम। ये बिल्कुल सही नहीं है। जितना आपके पास क्रोमोजोम है उतना ही जीन होगा, ये तो कोई जरूरी नहीं, ये इससे ज्यादा होता है भाई। तो नंबर ऑफ जीन्स आर मोर देन द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स। तो ये एक तो वही कह रहा है कि एक ईच क्रोमोजोम बियर्स मोर देन वन जीन एंड ऑल द जीन्स सिचुएटेड इन वन क्रोमोजोम। एक क्रोमोजोम में 50 जीन है, आर इनहेरिटेड टुगेदर इन द ऑफस्प्रिंग। वो सभी चले जाएंगे माता पिता से उसकी संतान पर, वो पास आउट हो जाएंगे एक पीढ़ी में। तो वही लिंकेज है। जब सेम क्रोमोजोम पर, एक ही क्रोमोजोम पर लोकेट किया हुआ जीन जब पास आउट होकर के पेरेंट्स से उसके ऑफस्प्रिंग पर चला जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं लिंकेज। और वैसे क्रोमोजोम को हम लोग लिंक्ड क्रोमोजोम बोलते हैं, और उस कैरेक्टर को लिंक्ड कैरेक्टर हम लोग कहते हैं। ये तो पहले बताया। ही फेल्ड टू सपोर्ट्स हिज हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंटली, लेकिन एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं कर पाया। उसके बाद आते हैं कॉपलिंग एंड रिपल्सन हाइपोथेसिस। बैटसन एंड पुनेट इन 1906 व्हाइल वर्किंग ऑन स्वीट पी, लेथाइरस ओडोरेटस गेव दिस कंसेप्ट। इस कंसेप्ट को दिया था स्वीट पी पर वर्किंग कर 1906 में, 1903 में वो दिया था, 1906 में इसका है। इसमें क्या कहता है, इसका क्या कहना है देखिए। ये लेथाइरस ओडोरेटस गेव दिस कंसेप्ट में दिया था स्वीट पी पर। दे डिड द फॉलोइंग क्रॉस। क्या क्या क्रॉस कराया ये जरा देखिए। लेथाइरस ओडोरेटस पे इन्होंने क्रॉस करा पर्पल लॉन्ग RRLL और रेड राउंड RRLL। ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। इसको F1 जनरेशन वही मेंडल के जैसा RRLL पर्पल लॉन्ग जो है वो डोमिनेंट था, ये मिला इसको। ऑन टेस्ट क्रॉसिंग करने पर F1 में RRLL को क्रॉस किया तो पर्पल लॉन्ग रेड राउंड पर ये पर्पल लॉन्ग 7, पर्पल राउंड 1, रेड लॉन्ग 1 और रेड राउंड 1, ये इसको मिला लिंकेज लेथाइरस ओडोरेटस। दस ये क्या शो किया। इट वॉज ऑब्जर्व दैट इंस्टेड ऑफ एक्सपेक्टेड 1:1:1:1 का रेशियो जो है, ये टेस्ट क्रॉस रेशियो जिसको हम बोलते हैं, इट प्रोड्यूस 7:1:1:7, इंडिकेटिंग दैट द पैरेंटल कॉम्बिनेशन आर 7 times मोर न्यूमरस देन नॉन पैरेंटल कॉम्बिनेशन। तो नॉन पैरेंटल कॉम्बिनेशन की तुलना में पैरेंटल कॉम्बिनेशन 7 times ज्यादा है। दिस सजेस्टेड the alleles coming from same parent tend to enter the same gametes and to be inherited together। कहता है एक ही एलील से, एक ही क्रोमोसोम से अगर जो कैरेक्टर आता है वही कैरेक्टर उसी पैरेंट पर, उसी गैमेट पर जाता है, यानी मेल पर है तो मेल पर ही जाता है, एंड टू बी इनहेरिटेड टुगेदर, और वही जो है वापस फिर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चला जाता है। जेनेटिक कपलिंग वही होता है। सिमिलरली द सेम जीन्स कमिंग फ्रॉम 2 different पेरेंट्स, अगर एक ही जीन आ रहा है 2 अलग अलग पेरेंट्स से, टेंड टू इंटर डिफरेंट गैमेट्स, वो अलग अलग गैमेट्स में जा रहा है,
एंड टू बी इनहेरिटेड सेपरेटली एंड इंडिपेंडेंटली, वहां रिपल्सन हो जाएगा, अलग अलग चला जाएगा और अलग अलग वो कैरेक्टर जो है अलग अलग क्रोमोजोम पर चला जाएगा डिफरेंट पेरेंट्स से। कंसेप्ट ऑफ मॉर्गन का, अब मॉर्गन का भी कुछ कंसेप्ट है, इसको समझिए। मॉर्गन का कंसेप्ट क्या कहता है? 1910 में, 1903, 1906, 1910 में अब आ गया, थोड़ा क्रोनोलॉजिकली बढ़ा। मॉर्गन परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट ऑन ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला जो फ्रूट फ्लाई है, फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला इज कॉल्ड फ्रूट फ्लाई, एक इंसेक्ट ड्रोसोफिला पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। ही स्टेटेड द कपलिंग एंड रिपल्सन आर टू एस्पेक्ट ऑफ द सेम फेनोमेनन कॉल्ड लिंकेज। कपलिंग सेम पेरेंट्स का और रिपल्सन डिफरेंट पेरेंट्स का, एक ही फेनोमेना इन्होंने कहा, जिसको इन्होंने लिंकेज कहा। ये मॉर्गन का कहना था। ही एक्सप्लेन द टर्म लिंकेज को उन्होंने डिफाइन किया, द टेंडेंसी ऑफ द जीन्स, जीन्स की वैसी टेंडेंसी एज प्रेजेंट इन द सेम क्रोमोजोम। देखिए हर बार लोग कह रहा है कि एक ही क्रोमोजोम पर जो प्रेजेंट हो, टू रिमेन इन देयर ओरिजिनल कॉम्बिनेशन एंड टू इंटर टुगेदर इन द सेम गैमेट्स, वही लिंकेज है। हमने पहले भी आपको बताया डिफाइन करने में कि एक ही क्रोमोजोम पर प्रेजेंट होने वाला अगर जीन, अगर उसी गैमेट यानी वही उसी पेरेंट्स को फिर वो ट्रांसफर होता है जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन, तो उसको हम लोग बोलते हैं लिंक्ड क्रोमोजोम, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड लिंकेज एंड द कैरेक्टर इज कॉल्ड लिंक्ड कैरेक्टर। क्रोमोजोम अलग अलग नहीं होना चाहिए, डिफरेंट क्रोमोजोम का बात लिंकेज नहीं करता है। डिफरेंट क्रोमोजोम हो जाएगा तो वहां क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा, और अगर अलग अलग कैरेक्टर क्रॉस होगा तो वो क्रॉसिंग ओवर हो जाए और वो नॉन लिंक्ड क्रोमोजोम होगा। तो नॉन लिंक्ड क्रोमोजोम में ये होगा। अभी हम लोग आएंगे क्रोमोजोम लिंक्ड और नॉन लिंक्ड भी देखते हैं। तो ये मॉर्गन ने भी वही बात कहा कि सेम क्रोमोजोम जब ट्रांसफर होता है सेम गैमेट पर जाता है और वो रिमेन्स इन द ओरिजिनल पोजीशन होता है तो वो लिंकेज। उसके बाद जो है एक और थ्योरी है, मॉर्गन्स एंड कैस्टल थ्योरी, क्रोमोजोम थ्योरी ऑफ लिंकेज। इट इज स्टेटेड ओनली द जीन्स दैट आर सिचुएटेड ऑन द सेम क्रोमोजोम सो लिंकेज। बहुत क्लियर, आपको अभी हम पहले भी बताए कि एक ही क्रोमोजोम पर प्रेजेंट होगा जो जीन, वही लिंकेज शो करेगा। लिंक्ड जीन्स रिमेन इन देयर ओरिजिनल कॉम्बिनेशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इनहेरिटेंस। और अगर वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा तो वो अपना ओरिजिनल पोजीशन को बनाए रहेगा और वो वैसे ही ट्रांसफर हो जाएगा। एंड दैट क्रोमोजोम इज कॉल्ड लिंक्ड क्रोमोजोम एंड दैट कैरेक्टर इज कॉल्ड लिंक्ड कैरेक्टर एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड लिंकेज। तो उसी को आप समझ गए होंगे। इसके बाद जो आपका है मॉर्गन एंड कैस्टल थ्योरी भी यही कहता है कि सेम क्रोमोजोम शो द लिंकेज, ओनली जो जीन्स दैट आर सिचुएटेड ऑन द सेम क्रोमोजोम शो द लिंकेज। अब जो यहां पर मॉर्गन एंड कैस्टल एक और बात कहा है कि जीन्स आर अरेंज्ड इन ए लीनियर फैशन इन द क्रोमोजोम, दैट इज लिंकेज ऑफ जीन्स इज लीनियर। यानी जीन्स जो पास आउट हो रहा है सेम क्रोमोजोम पर जो है वो लीनियर मैनर में जीन्स जो है आपका यहां अरेंज है। तो लीनियर मैनर में हम लोग क्या मतलब ऐसे कह सकते हैं कि जैसे ये क्रोमोजोम है, अगर मान लीजिए तो जीन्स इसमें लीनियर ऐसे ऐसे अरेंज। अब देखिए थोड़ा एक समझिए, इसमें हम लोग आते हैं एक यहां पर टर्म आपको हम बता दें, लिंकेज दो प्रकार का, एक लिंक्ड क्रोमोजोम एक नॉन लिंक्ड है। तो नॉन लिंक्ड को क्या बोलते हैं? जैसे मान लीजिए कि ये एक क्रोमोजोम है, अब यहां एक जीन है और यहां एक जीन है, लीनियर फैशन में तो अरेंज होगा ही। फिर एक यहां जीन है, 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 फिर एक यहां जीन है। ये ऐसे इनका ग्रुप बना है, ये लिंक्ड जीन है। लिंक्ड जीन्स। अब एक क्रोमोजोम ऐसा है, एक क्रोमोजोम यहां है, एक क्रोमोजोम यहां, फिर एक क्रोमोजोम यहां है, एक क्रोमोजोम यहां है, एक यहां है, थोड़ा और आगे यहां आ गया। तो ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, दूर दूर चला गया, बहुत दूरी हो गया इन दोनों के बीच में। ये बहुत पास पास है। जब बहुत क्लोज क्लोज होगा अरेंजमेंट उसको लिंक्ड जीन्स कहेंगे,
और जिसका बहुत दूरी हो जाएगा तो ये नॉन लिंक्ड होगा, ये फिर एक दूसरे से जुड़ नहीं पाएगा और इसका स्ट्रेंथ भी बहुत कम हो जाएगा और ये नॉन लिंक्ड हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन लिंक्ड क्रोमोसोम। समझ गए? तो लिंक्ड क्रोमोसोम और नॉन लिंक्ड क्रोमोसोम कौन होगा? तो जो दूर दूर होगा वो नॉन लिंक्ड हो जाएगा, जो नजदीक नजदीक होगा वो उसको लिंक्ड बोलेंगे। नजदीक वाला आपस में कम बहुत क्लोज रहेगा तो उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द क्रोमोसोम डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रोमोसोम। और ये सेम क्रोमोसोम तो ये सेम तो है ही, एक लिंक्ड है एक नॉन लिंक्ड है। इसके आधार पर सिस एंड ट्रांस अरेंजमेंट ऑफ जीन्स, दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय हाल्डाने। हाल्डाने ने सिस एंड ट्रांस अरेंजमेंट को दिया था, जिसके आधार पर उन्होंने ये साबित करने का प्रयास किया। सिस अरेंजमेंट क्या है? डोमिनेंट जीन्स ऑफ बोथ पेयर्स आर लोकेटेड इन वन मेंबर ऑफ द क्रोमोसोम पेयर एंड देयर रिसेसिव एलील्स आर लोकेटेड इन द अदर क्रोमोसोम ऑफ द पेयर। यानी ए बी जो डोमिनेंट जीन्स का पेयर है ये एक मेंबर पर ऑफ क्रोमोसोम में होगा और दूसरा जो रिसेसिव एलील्स का है वो लोकेटेड ऑन द अदर क्रोमोसोम ऑफ द पेयर पर अरेंज होगा। ट्रांस अरेंजमेंट का था डोमिनेंट जीन्स ऑफ वन पेयर एंड रिसेसिव जीन्स ऑफ अदर पेयर लोकेटेड ऑन वन क्रोमोसोम ऑफ द पेयर एंड द रिसेसिव जीन्स ऑफ द फर्स्ट पेयर एंड डोमिनेंट जीन्स ऑफ सेकंड पेयर आर लोकेटेड इन द सेकंड क्रोमोसोम पेयर। ये स्मॉल ए बी, कैपिटल ए बी और ए बी, ये दोनों अलग अलग तरह का बताता है। तो सिस में अलग अलग क्रोमोसोम पर अरेंजमेंट है और ट्रांस में जो है कि एक दूसरे के साथ अरेंजमेंट। तो ये सिस एंड ट्रांस अरेंजमेंट था, जिसको आप यहां डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। ये देखिए, ये सिस में कहा कि ये एबी जो ये डोमिनेंट है ये एक अलग क्रोमोसोम पर होगा, जो रिसेसिव है वो एक अलग क्रोमोसोम पर होगा। लेकिन ट्रांस अरेंजमेंट कहता है कि एक डोमिनेंट एक रिसेसिव एक क्रोमोसोम पर होगा, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव अदर क्रोमोसोम पर होगा। तो ये ट्रांस अरेंजमेंट ऑफ जीन्स है, ये सिस अरेंजमेंट ऑफ जीन्स है। समझ गए? नेक्स्ट जो है आपका ये आ रहा है मॉर्गन्स थ्योरी, हम लोग कर लिए, सिस और ट्रांस भी कर लिए। अब ये जो पेरेंटल फॉर्म्स ऑफ कॉम्बिनेशन ये दिखला रहा है, दे शो ओनली पेरेंटल फॉर्म्स एंड द रिकॉम्बिनेशन, ये दिखलाता है। ये सिस और ट्रांस का ये दिया गया, दस रिटेंशन ऑफ पेरेंटल कॉम्बिनेशन कंप्लीट लिंकेज इन ड्रोसोफिला में ये प्रूफ किया गया था। रेड आइज लॉन्ग विंग पीआर पीआर भीजी भीजी वाइल्ड टाइप था। पर्पल आइज वेस्टिजियल विंग्स, ये रिसेसिव कैरेक्टर था, ये डोमिनेंट कैरेक्टर था। ये दोनों को क्रॉस कराया गया तो 1:1 का रेशियो इसे 519 मिला, ये 525। पर्पल आइज, रेड आइज लॉन्ग विंग्स, पर्पल आइज वेस्टिजियल विंग्स और 10 रिटेंशन और पेरेंटल कॉम्बिनेशन इसमें मिलता है। कंप्लीट लिंकेज इन ड्रोसोफिला में हुआ। ये सेम पेयर ऑफ कैरेक्टर जो है वो पास हो गया था एक जनरेशन के बाद दूसरे जनरेशन। तो ये समझ गया। अब हम लोग आते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज की बात करते हैं। इनकम्प्लीट यानी लिंकेज जो है आपका दो प्रकार का है, एक कंप्लीट एक इनकम्प्लीट। एक लिंक्ड क्रोमोसोम है, एक नॉन लिंक्ड क्रोमोसोम है। इनकम्प्लीट क्या है? इट वॉज ऑब्जर्व बाय रचिंसन इन मेज प्लांट, जी मेज में रचिंसन ने यह ऑब्जर्व किया था। ये इनकम्प्लीट लिंकेज जो है व्हेन द जीन्स प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, सेम क्रोमोसोम पर अगर प्रेजेंट है तो वो कंप्लीट लिंकेज है, वो लिंकेज है। लिंक्ड क्रोमोसोम वो कहलाएगा और नॉन लिंक्ड हमने बताया डिफरेंट क्रोमोसोम पर आप ये इनकम्प्लीट लिंकेज तो डिफरेंट क्रोमोसोम पर होगा और नॉन लिंक लिंक तो वो डिस्टेंस के आधार पर है। यहां पर इट वाज ऑब्जर्व्ड बाय रचिंसन व्हेन द जीन्स प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम और ऑन द सेम क्रोमोसोम डिस्टेंटली, ये भी है। यानी इनकम्प्लीट लिंकेज कौन दिखला रहा है? नॉन लिंक्ड क्रोमोसोम भी दिखलाएगा। मतलब अगर जीन्स प्रेजेंट ऑन द टू डिफरेंट क्रोमोसोम, ये इस पर अलग है और इस पर ये अलग है, दूर दूर वाला है। ये दोनों अलग अलग क्रोमोसोम, तो ये जो जीन्स अलग अलग क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होगा वो भी शो करेगा। या सेम क्रोमोसोम पर अगर ये बहुत दूरी पर है, डिस्टेंटली है, दूर दूर है, हैव अ टेंडेंसी टू सेपरेट ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, वो सेपरेट कर जाएगा। And they are called incomplete linkage, a sort independently. Example, when a male plant with seeds having colored and full endosperm CSCS is crossed with another plant having recessive alleles for colorless shrunken seeds CSCS, the upon heterozygous zygotes are found with the phenotype of colorful and genotype CSCS when F2 hybrids is test crossed
with double recessive parents CSCS 4 classes of descendants are obtained instead of 2। 2 के बदले 4 मिलता है। तो नॉन लिंक्ड का कैरेक्टर ये दूर दूर वाला भी दिखलाएगा, डिस्टेंटली अगर होगा एक ही क्रोमोजोम पर या दो अलग अलग क्रोमोजोम पर जीन्स होगा वो आपका इनकम्प्लीट लिंकेज दिखलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ लिंकेज। इसके पहले जो है आपका इनकम्प्लीट लिंकेज में ही एक और नीचे में है। इंपॉर्टेंस ऑफ लिंकेज क्या है, और यहां फिर क्रॉसिंग ओवर भी आ जाता है। लिंकेज रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ट्रेट। ओरिजिनलिटी आपका बना रहेगा भाई, लिंकेज अगर होता है तो, यानी सेम क्रोमोजोम पर कैरेक्टर है वो आपको पेरेंट्स से आपके चाइल्ड पर चला जाएगा। तो लिंकेज होने के कारण जो है आपका फॉर्मेशन ऑफ न्यू ट्रेट को कम करेगा। जो दूसरा अगर नॉन लिंक्ड होगा, इनकम्प्लीट लिंकेज होगा, तो डिफरेंट क्रोमोजोम का ट्रांसफर होकर के डिफरेंट गैमेट्स में अगर जाता है तो वहां पर वो न्यू ट्रेट्स आ सकता है। लेकिन अगर वही कॉम्बिनेशन है, सेम क्रोमोजोम पर है, सेम ट्रेट्स जो है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग पर गया तो वही कैरेक्टर मिलेगा। लिंकेज रिड्यूस करता है द चांसेस ऑफ आपका गेटिंग द न्यू ट्रेट्स। न्यू ट्रेट्स का जो है वो चांसेस को कम करेगा। इसके बाद जो है आपका the number of linkage groups corresponds to the number of chromosomes present in genome, which proves the presence of linear arrangement of genes on the chromosome। और ये लिंकेज साबित कर रहा है कि लीनियर फैशन में जो है क्रोमोजोम्स जो है के ऊपर जो है जीन्स अरेंज है। It dilutes the use of desirable traits of the undesirable ones are also present on the same linked group। Undesirable traits भी same linked group पर present है। It is very important for maintaining the good character of a newly developed variety। और नया कैरेक्टर जो आपका आएगा वो गुड कैरेक्टर हो, ये लिंकेज ही साबित करता है। अब है क्रॉसिंग ओवर। द रिकॉम्बिनेशन ऑफ लिंक्ड जीन्स brought about as a result of exchange of corresponding parts between the chromatids of homologous pair of chromosomes so as to produce recombinants is called crossing over। यानी आपको ये कह रहा है कि exchange of recombination of linked genes brought about as a result of exchange of corresponding parts between the chromatids of homologous pair। यानी एक ही पेयर ऑफ कैरेक्टर है तो वो उसमें जो क्रोमोजोम है उसमें एक्सचेंज ऑफ इसका इसमें और इसका इसमें चला जा रहा है कैरेक्टर। तो उस सेम सेट ऑफ क्रोमोजोम को, मतलब अगर मान लीजिए तो ये टीटी और टीटी ऐसी सेट ऑफ क्रोमोजोम होमोजाइगस का अगर ये क्रॉस हो रहा है तो इसको हम लोग कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर कब होता है ये आपको भी पता है कि माइटोसिस डिवीजन में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। मियोटिक डिवीजन जब गैमेट फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस, द गैमेट्स जब होता है तो उस गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस के दौरान जो है, यानी आपको जर्म सेल में, रिप्रोडक्टिव सेल में जो मियोटिक सेल डिवीजन होता है वहां क्रॉसिंग ओवर होता है। पैकेटिव स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है। तो यहां क्रॉसिंग ओवर माइटोसिस में नहीं होगा। तो ये क्रॉसिंग ओवर भी किसी खास समय में होता है और उसके कारण जो है यानी जेनेटिक कैरेक्टर, इसीलिए तो जीन्स ब्राउट द न्यू ट्रेट्स भी ला रहा है क्रॉसिंग ओवर होने के कारण। बट इनहेरिटेड ट्रेट्स आर आल्सो व्हिच आर मेंटेन्ड फ्रॉम देयर पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, दैट इज द लिंकेज। उसके कारण भी मेंटेन हो रहा है। और लिंकेज रिड्यूस कर रहा है न्यू ट्रेट्स, आपका बहुत ज्यादा न्यू ट्रेट्स नहीं आ जाए, आपका जो ओरिजिनलिटी है मतलब जो आपका पेरेंट्स का वो बना रहे चाइल्ड के ऊपर, ये लिंकेज ही बताता है। तो क्रॉसिंग ओवर में तो कैरेक्टर क्रॉस हो रहा है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में ये जिक्र है। उसके बाद जो है आपका, और इसमें नहीं है, और इधर आते हैं हम लोग देखते हैं ये फीचर्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर इसमें है लास्ट में हम लोग को। तो क्रॉसिंग ओवर का क्या है कि क्रॉसिंग ओवर इज अ रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम। रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स, वापस फिर जीन्स एक दूसरे में मिल रहा है ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए एक्सचेंज हो रहा है, जीन्स का एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम, सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। इट इज द म्यूचुअल एक्सचेंज, it is the mutual exchange of segments of genetic material between non-sister chromatids of two homologous chromosomes
नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स अगर आपको याद होगा तो जैसे ये मान लीजिए ये क्रोमोजोम का अगर ये आर्म है तो ये तो एक आर्म ये सिस्टर एक ही जैसा अगर हो गया तो ये सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाए, लेकिन अलग अलग अगर ये आर्म्स बन रहा है दोनों अलग अलग डिफरेंट है तो उसको नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। तो यही यहां पर है। तो इट इज द म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स सो एज टू प्रोड्यूस रिकॉम्बिनेशन और न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स बनेगा। द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स इन व्हिच एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स हैज अकर्ड आर कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट्स और क्रॉस ओवर्स। मतलब नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में जो एक्सचेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, जो जीन्स एक दूसरे से पास आउट हुआ है और एक दूसरे में ट्रांसफर हो गया है, एक्सचेंज किया है, इसलिए उसको हम लोग रिकॉम्बिनेंट्स और क्रॉस ओवर बोलते हैं कि इसका उसमें गया उसका उसमें गया है। while the other chromatids in which crossing over has not taken place are known as उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये रिकॉम्बिनेंट्स होगा जब दोनों में एक्सचेंज होगा तब उसको रिकॉम्बिनेंट्स कहते हैं। और नेक्स्ट जो है आपका अगर नन से इसमें नन क्रॉस ओवर होगा, अगर नहीं हुआ तो आर क्रॉसिंग ओवर हैड नॉट टेकन प्लेस आर नोन एज पेरेंटल क्रोमेटिड्स। और अगर आपको पता हो तो लिंकेज में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, इनकम्प्लीट लिंकेज जब होता है उसी में आपका क्रॉसिंग ओवर होता है, यानी डिफरेंट क्रोमोसोम के ऊपर अगर कोई अरेंज है जीन्स तो वो क्रॉसिंग ओवर में भाग लेता है और वो क्रॉसिंग ओवर में नया ट्रेड्स आता है सिंस द क्रोमोसोम गेट्स मिक्स। और वो इसका उसमें अगर वो क्रॉस ओवर होता है तो वो नया ट्रेड्स को लाता है, न्यू ट्रेड्स को जन्म देता है। एंड वेयर द क्रोमेटिड्स व्हाइल द अदर क्रोमेटिड इन व्हिच क्रॉसिंग ओवर हैज नॉट टेकन, जिसमें नहीं टेकन प्लेस हुआ है आपको उसमें आर नॉन एज पेरेंटल क्रोमेटिड्स और नॉन क्रॉस ओवर, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वही माता पिता से वो संतान के ऊपर चल जाएगा। द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर अपीयर्स to be closely related to physical distance between genes। देखिए द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर कितना तेजी से या किस फ्रीक्वेंसी से क्रॉसिंग ओवर होगा ये डिपेंड करता है टू क्लोजली रिलेटेड टू फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन जीन्स ऑन क्रोमोसोम एंड सर्व एज ए टूल इन कंस्ट्रक्टिंग जेनेटिक मैप्स ऑफ क्रोमोसोम। कि क्रोमोसोम जो है ये कितने दूरी पर आपका अरेंज है इसके ऊपर डिपेंड करता है। ये दूर दूर है तो स्ट्रेंथ कम है तो उसका फ्रीक्वेंसी कम है, अगर नजदीक है तो उसका क्लोजली रिलेटेड टू फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन जीन्स ऑन क्रोमोसोम एंड सर्व्स एज ए टूल इन कंस्ट्रक्टिंग जेनेटिक मैप्स ऑफ द क्रोमोसोम। ओनली 2 of 4 क्रोमेटिड्स क्रॉस ओवर। 4 क्रोमेटिड अगर आपका है तो 2 ही क्रोमेटिड्स क्रॉस ओवर करेगा, 2 में आपका पेरेंटल भी होगा, नॉन क्रॉसिंग होगा उसमें। यानी अगर ऐसा नहीं होता तो फिर माता पिता का कैरेक्टर उसके संतान पर नहीं जाता, सब क्रॉसिंग ओवर हो जाता तो नया कैरेक्टर नहीं बन जाता। तो इसका मतलब कि लिंकेज हो रहा है, यानी कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है या जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है कुछ पेयर ऑफ कैरेक्टर जो है, यानी हाफ तो आपको बता ही रहा है कि जिसमें इसीलिए तो डीएनए नया बनता है और हाफ सेगमेंट जो है वो आपका पेरेंट्स का बनता है, यानी पेरेंटल क्रोमेटिड्स भी आता है। यानी कैरेक्टर आपका माता पिता से भी ओरिजिनलिटी को प्रूव करता है और वो ओरिजिनल कैरेक्टर बना रहता है इंस्टेड ऑफ एडिंग सम न्यू कैरेक्टर ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर होगा तो नया कैरेक्टर ऐड होगा, बट जहां पर नॉन क्रॉस ओवर हो रहा है वहां पर पेरेंटल कैरेक्टर ही आपका चला जाएगा, सेम क्रोमोसोम से उसमें पास हो जाएगा एंड दैट इज कॉल्ड लिंकेज हो जाएगा। ओनली 2 of 4 क्रोमेटिड्स क्रॉस ओवर। और है क्या इसमें? और है इसमें। अब ये जो क्रॉसिंग ओवर है इसका प्रकार है भाई। तो जैसे हमने आपको पहले भी बताया कि क्रॉसिंग ओवर का 2 प्रकार है। एक को हम लोग बोलते हैं सोमैटिक क्रॉसिंग ओवर या माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर, जो कि सोमैटिक सेल्स में होता है अदर देन रिप्रोडक्टिव सेल, रिप्रोडक्टिव सेल के अलावा है। तो सोमैटिक क्रॉसिंग ओवर जो है काइंड्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर, सोमैटिक क्रॉसिंग ओवर जो है, माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर अकर्स in the somatic cells of an organism during the mitotic division. It is rare and has no genetic significance। और ये बहुत कम होता है, इसका कोई जेनेटिक सिग्निफिकेंस नहीं है। ये माइटोटिक सेल डिवीजन में यानी समसूत्रीय विभाजन जिसमें एक सेल बनकर 2 सेल बनाता है उसमें होगा, और ये सोमैटिक सेल्स में होता है, रिप्रोडक्टिव सेल्स में नहीं होता। और जो वो है वो जर्म सेल्स में होगा, जो दूसरा टाइप है
वो एक और है। तो जो दूसरा टाइप है आपका ये है जर्मिनल क्रॉसिंग ओवर, जिसमें आपका मियोटिक क्रॉसिंग ओवर भी इसको हम लोग बोलते हैं। ये जर्मिनल क्रॉसिंग ओवर जो जर्म सेल्स में होता है, सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स में होगा। इसको इट अकर्स इन जर्मिनल सेल्स ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, यानी द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, मेल गैमेट्स या फीमेल गैमेट्स का जब फॉर्मेशन होगा उस दौरान जो है ये आपका क्रॉसिंग ओवर होगा। एंड इट अकर्स इन जर्मिनल सेल्स ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इन व्हिच मियोसिस टेक्स प्लेस, जहां अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस होता है, वहां गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो गैमेट फॉर्मेशन में ये क्रॉसिंग ओवर होता है, जिसको हम लोग जर्मिनल क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। इट इज यूनिवर्सल इन ऑकरेंस एंड ऑफ ग्रेट जेनेटिक सिग्निफिकेंस, और इसी के कारण तो नया कैरेक्टर भी ऐड होता है और इसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है जेनेटिक वेरिएशन लाने में। और जेनेटिकली ये रोडमैप बनाता है, जो हर व्यक्ति एक दूसरे से डिफरेंट है और डिफरेंट दिखता है और डिफरेंट कैरेक्टर भी उसमें होता है। ड्यू टू दिस टाइप ऑफ क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस ड्यूरिंग गैमेट्स फॉर्मेशन ड्यूरिंग द meiotic cell division. So all this is all about linkage and crossing over in related to Mendel's law of inheritance को भी जोड़ करके हमने आपको बताया। हमको लगा इस तरह से आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, लिंकेज भी और क्रॉसिंग ओवर भी। तो थैंक यू फॉर टुडे, कीप वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। हमारा मोटिवेशन हो सके इसलिए इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।